Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video we are going to discuss about 30 plus most important MCQ of chapter organism and population. इससे पहले मैंने कई चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी दे दी है. आप वहाँ से जाकर बाकी के चैप्टर्स के MCQ भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो. सो गाइज आपको ये जो आज मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ ये ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. एंड हमारा मिशन है कि हम नीट एम्स और जिपमर के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर फुल स्कोर करें. और फुल स्कोर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करना होगा. बस आपके इसी काम को और इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ चालू की है जिसमें क्या है कि आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस कर पाओगे और रोज़ चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगी. तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, सो जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब हो जाओ. वन मोर थिंग, लाइक का टारगेट है 250 लाइक्स. प्लीज़ कंप्लीट कर देना और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से दैट असिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन. नाउ कई बच्चों को ये नहीं पता होगा दैट एसिम्प्टोट मतलब क्या होता है. इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, ठीक है, जो इंक्रीज यानी कि ग्रो तो हो रहा है बट वो कहीं पर भी जाकर टच नहीं कर रहा है ग्राफ की लाइन को. ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एसिम्प्टोट का मतलब. और लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर इस तरह की कंडीशन कब आती है? ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेज 0. ऑप्शन नंबर बी, के इज इक्वल टू एन. ऑप्शन नंबर सी, के इज ग्रेटर देन एन. या फिर ऑप्शन नंबर डी, के इज स्मॉलर देन एन. सो गाइस द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, के इज इक्वल टू एन. नाउ इसका मतलब क्या हुआ? देखो पॉपुलेशन जो है ना वो तभी ग्रो होगी, मतलब population which is growing in a habitat with limited resources which will show logistic growth, right? जो भी population है जो एक ऐसे habitat में grow कर रही है जहाँ पर आपको limited resources मिलेंगे तो वो किस तरह की growth show करेगी? logistic growth curve. ठीक है, तो यहाँ पर k is equal to n का मतलब है आपको कि limited resources मिल रहे हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं. एक सेकेंड, अगर आप लोगों का ये आंसर सही था तो आप लोग अपने आप को +4 मार्क्स दें और अगर आपका आंसर गलत है तो -1 की मार्किंग कर लीजिए. ओके, और जैसे ही मैं ऑप्शन बोलती हूँ आप लोग अपना सही आंसर ज़रूर बताया करिए. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन इज प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स निमाटोफोर्स एंड शो विविपैरी बिलोंग टू. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2017. ऑप्शन नंबर ए, मीसोफाइट्स. ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइट्स. ऑप्शन नंबर सी, सेमोफाइट्स. या फिर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफाइट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइट्स. नेक्स्ट हम चलते हैं. माइकोरहाइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन नंबर ए, फंगिस्टेटिस. ऑप्शन नंबर बी, एमेंसेलिज्म. नेक्स्ट है एंटीबायोसिस या फिर डी, म्यूचुअलिज्म. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2017 एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, म्यूचुअलिज्म. ठीक है, माइकोरहाइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट हम चलते हैं. अगर इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, हम सभी को पता है कि प्लस साइन का मतलब होता है कि बेनिफिट हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीशीज को. उसके बाद जो आपका नेगेटिव साइन है इज असाइन टू डेट्रीमेंटल. ठीक है, नेगेटिव का मतलब है उसको नुकसान हो रहा है और जीरो का मतलब है कि ना ही किसी को नुकसान हो रहा है और ना ही किसी को फायदा हो रहा है. न्यूट्रल इंट्रैक्शन है. नाउ देन द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस रेफर्स टू. ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइंस आपको दिखाए जा रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन होगी? ये नीट 2016 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए, कॉमेंसिलिज्म. बी, पैरासिटिज्म. सी, म्यूचुअलिज्म. या फिर डी, एमेंसिलिज्म. एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, पैरासिटिज्म. ठीक है, एक को फायदा और एक को नुकसान होगा. नेक्स्ट हम चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? नॉट आप ज़रूर ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन में जहाँ पर नॉट आए वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान से उस चीज़ को टिक लगाएं. ओके, ये AIPMT 2016 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोज इन टू द स्टाइल. बी, insects that consume pollen or nectar
without bringing about pollination are called pollen या फिर nectar robbers. C है pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil. या फिर D option, some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए कि पोलन ग्रेन्स जो हैं कई स्पीशीज के दे कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जो है ओनली वन पोलन ट्यूब जो है सेम स्पीशीज का वही स्टाइल के अंदर ग्रो होएगा, यानी कि वही सेम पोलन ट्यूब, एक ही जो सिंगल पोलन ट्यूब है सेम स्पीशीज का वही आगे चलकर स्टाइल बनेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इट इज़ मच ईजियर फॉर स्मॉल एनिमल्स टू रन अपहिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज नाउ अपहिल में स्मॉल एनिमल्स के लिए चढ़ना रन करना, ठीक है, वो इजी रहता है देन फॉर अ लार्ज एनिमल. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इट इज़ ईजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट. बी स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट. सी स्मॉल एनिमल्स हैव अ लोअर OT रिक्वायरमेंट, O2 यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको कम होती है. एंड डी द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल्स. And the correct option here is option number B. Smaller animals have a higher metabolic rate. Okay. नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन की तरफ. What does the growth rate of population following in logistic model equal 0? The logistic model is given as, यहाँ पर आपको पूरी इक्वेशन बता दी गई है. आपको यहाँ पर बताना है कि क्या ग्रोथ रेट होगा इस पॉपुलेशन का. ऑप्शन नंबर ए व्हेन n अपॉन k इज एग्जैक्टली 1, तब आपको इस तरीके का मॉडल मिलेगा. बी है व्हेन n नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट. C is when n upon k equals to 0 या फिर when death rate is greater than the birth rate. So the correct option here is option number A when n upon k is exactly 1. Okay. Now Gauss principle of competitive exclusion states that. Now Gauss का जो प्रिंसिपल था कि कंपटीशन की वजह से ही एक्सक्लूड होंगे, एक्सटिंक्ट होंगे जो भी स्पीशीज होती हैं, उसका मतलब क्या था? और ये तो मैंने अपनी तरीके से मतलब बताया, आपको बताना है कि मतलब क्या है. यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. ये आपका क्वेश्चन है AIPMT 2016 का. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए more abundant species will exclude the less abundant species through competition. B competition for the same resource excludes species having different food preferences. C no two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resource. या फिर D larger organism exclude smaller ones through competition. आपको चारों ऑप्शंस का मतलब बता देती हूँ. पहले ऑप्शन का मतलब है दैट मोर अबेंडेंट स्पीशीज, यानी कि जो ज़्यादा स्पीशीज़ है ना यहाँ पर, दे विल एक्सक्लूड द लेस अबेंडेंट स्पीशीज़. जो ज़्यादा अमाउंट में स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जगह पर, तो वहाँ पर जो कम स्पीशीज़ है ना वो ज़्यादा जल्दी एक्सटेंड हो जाएंगी, राइट, थ्रू कॉम्पिटिशन के थ्रू, क्योंकि जो ज़्यादा है वो कम वाले पर भारी पड़ेंगे. बी है यहाँ पर कंपटीशन जो है सेम रिसोर्स के लिए. अगर एक ही रिसोर्स है, एक ही घर में ब्रेड का टुकड़ा है और आपको भी चाहिए, आपकी बहन को भी चाहिए, तो कंपटीशन होगा और किसी एक को ही वो मिलेगा. तो सेम रिसोर्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है. हो सकता है आपको वो ब्रेड नहीं चाहिए तो आप वहाँ से हट जाओगे, तो उसकी वजह से भी वो स्पीशीज़ वहाँ से हट गई, ठीक है. उसके बाद नो टू स्पीशीज़ कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स, ठीक है. 2 स्पीशीज़ हो सकता है कि उनकी सेम नीश ना हो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग रिसोर्स के लिए. और डी है कि जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा जल्दी एक्सक्लूड कर देते हैं एक पर्टिकुलर जगह से ड्यू टू कॉम्पिटिशन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आई होप मैंने ज़्यादा समझा दिया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी. No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. Next है यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन. Most animals are tree dwellers in a option number A tropical rainforest, B coniferous forest, C thorn woodland या फिर D temperate deciduous forest. It was a question of AIPMT 2015. एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो ट्री ड्वेलर्स ही मिलेंगे. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नाउ आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. It was a question of AIPMT 2015. Option number A honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers.
B. Pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrups. C. Pollen grains of some plants cause severe allergies and bronchial afflictions in some people. या फिर D. The flowers pollinated by flies and bats secrete foul odor to attract them. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? And the correct option here is option number A. Honey is made by bees by digesting pollen collected from flower. ऐसा नहीं होता है, पोलन कलेक्ट नहीं करती हैं वहाँ से, उसकी वजह से हनी नहीं बनाया जाता है. ठीक है. उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज ऑप्शन नंबर ए पिरामिड, बी डाइवर्जेंस, सी स्ट्रेटिफिकेशन एंड डी जोनेशन. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ AIPMT 2015. ठीक है. वर्टिकली हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्पीशीज़ को तो वो पर्टिकुलरली डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटिफिकेशन. ये हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था. NCERT एक्सप्लेनेशन हमने पूरा दिया है आपको, तो उसके अंदर मैंने स्ट्रेटिफिकेशन की पूरी डेफिनेशन भी आपको समझाई थी. राइट. नेक्स्ट है यहाँ पर 12th क्वेश्चन. आर स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज नोन. ठीक है. अगर एक स्पीशीज है इस टाइम पर, और हो सकता है वो फ्यूचर में जाकर वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, यानी कि इस टाइम पर वो स्पीशीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पर है, एक्सटिंक्शन के हाई रिस्क पर है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बी एक्सटिंक्ट, सी वल्नरेबल या फिर डी एंडेमिक. It was a question of AIPMT 2014. And the correct option here is option number A, critically endangered, यानी कि डेंजर में है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, विच सेज 13th क्वेश्चन, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी. ठीक है. कितनी एनर्जी है? इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन. आपकी यहाँ पर पूरी चेन बनाकर इन्होंने दिखाई हुई है. राइट. पूरी चेन बनाई हुई है. उसके बाद चेन बनाने के बाद आपको पूछा है कि अगर 20 जूल ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल पर है, ठीक है, प्लांट के लेवल पर है, तो पिकॉक यानी कि लास्ट लेवल पर कितनी एनर्जी यहाँ पर होगी? ऑप्शन नंबर ए 0.2 जूल, बी 0.0002 जूल, सी है 0.02 जूल एंड डी है आपका 0.002 जूल. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर हियर सी 0.02 जूल. ओके. नाउ आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये कैसे निकला वो आप देख लीजिए. देखिए 10% लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूसर को जा रही है नेक्स्ट लेवल पर वो उसकी 10% जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर आपके प्लांट को कितनी मिल रही थी? प्लांट को मिल रही थी 20 जूल. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा क्या था? हमारा माइस नेक्स्ट था. तो माइस को कितनी मिलेगी? 20 इंटू 10%. ठीक है. ये 10 है. ठीक है. 10%, तो 20 का 10% कितना हुआ? 2 जूल. ठीक है. माइस को कितनी मिलेगी? 2 जूल. और स्नेक को कितनी मिलेगी? स्नेक को मिलेगी आपकी 2 इंटू 10%. अब 2 जूल का भी 10% निकालोगे. नाउ ये 10% कितना हो जाएगा? 0.2 जूल. तो आपका बचा क्या अब? ठीक है. बचा क्या आपके पास यहाँ पर? 0.02 जूल. ठीक है. तो आप देख रहे हो सीधे सीधे एक पॉइंट हटता जा रहा है, एक पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है. पहले यहाँ पर 2 के बाद लगा, उसके बाद यहाँ पर 0.2 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वाले में उसके बाद 0.02 हो जाएगा पिकॉक तक. ठीक है. तो समझ में आ गया कैसे निकला ये. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर. इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, वहाँ पर जनरली 1000 लोग रहते हैं. ठीक है. 360 जो है उनका जीनोटाइप ए टाइप का है. उसके बाद 480 जो है उनका जीनोटाइप ए कैपिटल ए और स्मॉल ए टाइप का है. और जो 160 पीपल हैं उनका जो जीनोटाइप है वो कितना है? स्मॉल ए स्मॉल टाइप का. नाउ इस डाटा के बेसिस पर आप लोगों को बताना है कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर एलील ए की इन द पॉपुलेशन. ऑप्शन नंबर ए 0.6, ऑप्शन नंबर बी 0.7, ऑप्शन नंबर सी 0.4 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.5. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे इसका आंसर निकले. पहले एक सेकेंड आप लोग आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सही आंसर कैसे आएगा. आई होप आप लोगों ने अब तक निकाल लिया होगा, या फिर अगर नहीं निकाला है तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके फिर आप अपना आंसर नीचे नोट डाउन कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए 0.6. ओके. नाउ देखते हैं कि ये आंसर भाई आया कैसे. वेट अ सेकेंड.
ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये आंसर आया कैसे। ओके, तो आंसर को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कैपिटल ए और कैपिटल ए हैं वो कितने हैं, 360। ठीक है, उसके बाद अगर उसका जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हम निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360, वेट अ सेकेंड, 360 बाय 1000। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.36, राइट। उसके बाद ऐसे ही हम बाकी दोनों का निकाल लेंगे, तो इस वाले का आएगा हमारा 480 था, तो 480 बाय 1000 कितना हुआ, 0.48। ठीक है, और दूसरे वाले का निकालेंगे स्मॉल ए वाले का, तो ये आ जाएगा 0.16। ठीक है, टोटल कितना है 1000। नाउ इंटायर पॉपुलेशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2000 एलील। इंटायर पॉपुलेशन के अंदर कितना है, 2000 एलील्स हैं। 2000 एलील कैसे होंगे गाइज, हमारे लोग जो हैं वो हैं 1000। नाउ एलील कितना होता है, एलील हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, तो 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, तो कितने एलील हुए, 2000। देयरफॉर जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी आपकी ए एलील की विच इज हेयर इज, आप क्या करोगे 2, वेट अ सेकेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2000 तक समझ में आ गया। उसके बाद जो आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसकी बतानी है, सिर्फ सिंगल कैपिटल ए की, तो वो आप कैसे बताओगे, यहाँ पर 2 इंटू 360। ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटल ए वाला 360 लिया, उसको हमने डबल कर दिया क्योंकि एलील की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, एलील हमेशा पेयर में होते हैं इसलिए 2 इंटू 360 किया, और प्लस आपने 480 कर देना है यहाँ पर क्योंकि 480 वाले के अंदर भी कैपिटल ए है, राइट, तो उसको भी आपने लिया। ओके, और फिर इस पूरे को डिवाइड कर दोगे 2000 से, तो आंसर आएगा 0.6। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड कर लो, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। नाउ 15th क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है दैट अ सेडेंटरी सी एनेमोन गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ द हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज, ऑप्शन नंबर ए एक्टोपैरासिटिज्म, बी सिम्बोसिस, सी कॉमेंसिलिज्म या फिर डी एम्सिलिज्म। नीट 2013 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सिम्बोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। नाउ 16th हमारा क्वेश्चन है दैट एक बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी की है कि पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बर्न। ठीक है, जो रैट्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, उन्होंने वो यहाँ पर स्टडी किया है। नाउ ही फाउंड दैट द एवरेज नेटिलिटी वॉज 250। ठीक है, एवरेज नेटिलिटी जो थी वो कितनी थी 250। देन एवरेज मोर्टिलिटी 240, इमिग्रेशन 20 एंड इमिग्रेशन इज 30। तो जो नेट इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का वो क्या होगा, यहाँ पर आपको लगाना है फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए 10, बी 15, सी 05 या फिर डी 0। नीट 2013 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी 0। नाउ 0 कैसे आएगा, देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नेट इंक्रीज होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेट इंक्रीज के अंदर पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट भी होते हैं और डेथ रेट भी होते हैं। ठीक है, सो जो रेट यहाँ पर एक्सप्रेस करे जाएंगे एज चेंज इन नंबर, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। तो हमने एक पर्टिकुलर डायग्राम देखा था कि एक डेंसिटी जो भी होगी यहाँ पर इमिग्रेशन यानी कि कैपिटल आई वो होते हैं जो आते हैं, ठीक है, जो माइग्रेट होंगे। ठीक है, और एमिग्रेशन जो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, एमिग्रेशन जो इस पर्टिकुलर जगह को छोड़कर चले जाएंगे तो इमिग्रेशन प्लस और ये माइनस। और नेटिलिटी, ठीक है, और मोर्टिलिटी। नेटिलिटी मतलब जो आए यानी कि जिनका बर्थ हुआ, और मोर्टिलिटी जिनकी डेथ हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था। नाउ इस कॉन्सेप्ट के अलावा इसी कॉन्सेप्ट को देखकर हमने एक इक्वेशन भी बनाई थी एनसीईआरटी में, जिस इक्वेशन का क्या मतलब था दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन कितने लोग आए एक पर्टिकुलर जगह में, माइनस डेथ रेट और प्लस आपका इमिग्रेशन कितने लोग गए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अंदर आप चारों जो आपकी पर्टिकुलर जो वैल्यूज थी उनको आप पुट कर दोगे। आपको दे रखी है यहाँ पर नेटिलिटी की यानी कि बर्थ रेट 250, ठीक है, और इमिग्रेशन 250 प्लस यहाँ पर 20 कर लेते हैं हम, 250 प्लस आपका 20 माइनस डेथ रेट कितनी है आपकी 240 और उसके बाद प्लस इमिग्रेशन कितना है आपका यहाँ पर 30। ठीक है, जब आप इसको आंसर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट हम चलते हैं 17th की तरफ। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, नाउ मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पर,
Option number A, presence of a segmented body and parthenogenetic mode of reproduction. B, presence of different morphic forms. C, alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism. या फिर D, occurrence of a drastic change in form during post-embryonic development. And the correct option here is option number C. Metagenesis means alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism. नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर 18th क्वेश्चन की तरफ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड. यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा इंट्रैक्शन है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, जिसमें दोनों ही पार्टनर्स को अफेक्ट पड़ेगा. ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअलिज्म. बी, कॉम्पिटिशन. सी, प्रेडेशन. डी, पैरासिटिज्म. AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, री AIPMT सॉरी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कंपटीशन. नाउ कंपटीशन के अंदर दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा, दोनों को ही कुछ ना कुछ नुकसान होगा. ओके, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन. कंपटीशन इज severe in population that has a distribution which is option number A, random. B, uniform. C, irregular. D, non-random. So it is very simple. The correct option here is option number C, इरेगुलर. ठीक है, कंपटीशन उस जगह में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, उस पॉपुलेशन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का या फिर किसी भी चीज़ का आप डिस्ट्रीब्यूशन मानो, वहाँ पर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, अगर आप फूड ही मान लो, रिसोर्स किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो कॉम्पिटिशन होना लाजमी है. नेक्स्ट हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पर. कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंडीशन. आपको ए से लेकर डी तक 4 कंडीशंस मिलती हैं. ओके, नाउ आपको बताना है सही पेयर कौन सा होगा, करेक्ट पेयर कौन सा होगा एज अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट इन डेजर्ट लिजार्ड. ठीक है, कंडीशन क्या है, दैट ए है हमारा बोरोइंग इन सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर. बी, लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर. सी, bask in sun when temperature is low. D, insulating body due to thick fatty dermis. So सही यहाँ पर पेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बी सी एंड डी, सी ए एंड सी, या फिर डी बी एंड डी. So the correct option here is option number C. A and C is the correct pair. Like borrowing in soil to escape high temperature. ठीक है, अगर सन की रोशनी कुछ ज़्यादा ही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, सॉइल के अंदर जाके छुप जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो वो आगे सन के डायरेक्ट बिल्कुल सामने आ जाते हैं. ठीक है, तो ए और सी का बिल्कुल सही मैच है यहाँ पर. उसके बाद है 21st. इन अ पॉपुलेशन अगर रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इज हायर देन द रेट ऑफ इंडिविजुअल लॉस्ट, इट शोज. अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और यहाँ पर लोग नए मेंबर्स हुए हैं वो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर हाई है एज़ कम्पेयर टू जो वो इंडिविजुअल जो कि यहाँ से कम जा रहे हैं या फिर कम की डेथ हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर कैसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बी, डिक्लाइंड ग्रोथ. सी, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर डी, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. नेक्स्ट हम चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन सिम्बायोसिस ऑफ लाइकेन? ऑप्शन नंबर ए, फंगस फंगस. बी, एल्गे एल्गे. सी, एल्गे फंगस, या फिर डी, फंगस जिम्नोस्पर्म. सो लाइकन जनरली क्या होता है ये आपको बताना है. द करेक्ट ऑप्शन है इज एल्गे एंड फंगस का जो कॉम्बिनेशन है वही यहाँ पर लाइकन बनाता है. नेक्स्ट है, इन एन इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन दैट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड वाटर. बी, कॉम्पिटिशन फॉर शेल्टर. सी, कोऑपरेशन टू हेल्प find food, and D, all of these. And the correct option here is option number D, all of these. Okay, next है, plant succession occurs in a sandy area is xerosphere, halosphere, semosphere, hydrosphere. एक सैंडी एरिया में जो प्लांट सक्सेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सेमोस्फीयर. नेक्स्ट हम चलते हैं 25th क्वेश्चन. The maximum amount of water that a soil can hold by capillary action is called. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एक सॉइल जो है वो होल्ड करके रख सकती है एक कैपिलरी एक्शन के थ्रू. उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, वाइल्टिंग पॉइंट. बी, वाटर पोटेंशियल. सी, फील्ड कैपेसिटी, या फिर डी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी,
फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, कि फील्ड की क्या कैपेसिटी है, वो कितना पानी होल्ड कर सकती है। नाउ 26th क्वेश्चन है, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास शेल, ऑप्शन नंबर ए देयर इज नो रिलेशन, बी इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, सी डिक्रीज या फिर डी इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। वहाँ पर आपका जो बायोमास शेल है वो एक तरीके से इंक्रीजिंग पोर्शन शो करेगा और वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 27th, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू सॉइल, ऑप्शन नंबर ए डेफिशिएंट इन नाइट्रोजनस कंपाउंड, बी डेफिशिएंट इन वाटर, सी रिच इन वाटर, डी डेफिशिएंट इन ट्रेस एलिमेंट्स। And the correct option here is deficient in nitrogenous compound. Next here 28th question, organism that can tolerate and thrive in a wide range of temperature are known as, वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक बहुत ही अलग अलग से टेम्परेचर में, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाए, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बी स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, सी यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म या फिर डी नन ऑफ दीज। And the correct option here is the organism which can tolerate and thrive in a wide range of temperature are known as option number C eurythermal organism. Next है pheromones, the chemical messenger produced by certain exocrine glands of skin affect option number A skin color, B breast, C genitalia या फिर D mutual behavior of members of a species. And the correct option here is option number D mutual behavior of members of species, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा क्वेश्चन, लार्ज वुडी वाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए एल्पाइन फॉरेस्ट, बी टेम्परेट फॉरेस्ट, सी मैनग्रोव्स या फिर डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी लार्ज वुडी वाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल rainforest. Okay, so guys, here we have completed 30 most important MCQ of organism and population. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो आने वाली MCQ वीडियोज़ के लिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे सिंह क्रिएशन एजुकेशन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम या फिर आपका कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो गाइज विद दैट सेड थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।